तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ से अपनी ये साइंस की प्रैक्टिस टेस्ट साथियों स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं साइंस मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटा हुआ है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मुख्य रूप से जो 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको पहले स्टार्ट किया। आप यदि इस वीडियो को पूरा देखोगे तो हमने जितने भी आपके बायोलॉजी में सिलेबस हैं, आपके सिलेबस के अनुसार एक वेल पैटर्न में हमने एक एक प्रश्न चुन चुन कर रखा है। आपके पूरे सिलेबस से इसको परिचय करा दिया गया है कि बायोलॉजी में प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, ज़्यादातर किस लेवल के हैं, सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको हर एक टॉपिक से परिचय करा दिया जाएगा, आप एकदम क्लियर हो जाएगा कहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, आपको यही पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारा फैक्ट कंसेप्ट यहाँ पर सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से अपने पहले वाले प्रश्न को देखें तो यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है पहले वाले प्रश्न में, कह रहे हैं प्राचीन यानी पुराने समय में यानी आदिम समय में पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी यानी थी ही नहीं। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय दोस्तों पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाकी ये सब थी अमोनिया, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन आया कैसे, आप लोग जानते हैं साइनोबैक्टीरिया जो थे वो जल और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण किए और ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किए वातावरण में, जिससे बहुत सारे जीव जंतु पनपना शुरू हुए। तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था। आगे अगर हम लोग बढ़ें, यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग कब हुआ। तो दोस्तों जीवों का उद्गम कब हुआ, यहाँ पर अरब वर्ष पहले, 2 अरब वर्ष पहले। हालांकि कई किताबों में 4 अरब दिया है, 3.5 दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 अरब है, तो यही हम मानेंगे 2 अरब वर्ष पहले जीवों का उद्गम हुआ तो पृथ्वी पर। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पूछा गया है कई बार, यहाँ देखे कह रहे हैं सबसे पुराना यानी प्राचीनतम जीवित जीव निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। सबसे पुराना जीव कौन माना जाता है, यही दोस्तों अभी मैंने बताया नीलहरित शैवाल, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण किया, ऑक्सीजन छोड़ा, तो तब जाके तमाम जीव जंतु पनपना शुरू हुए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी था। ऑक्सीजन ही नहीं था तो वो सब कैसे यहाँ पर आते। तो ये हो जाएगा आपका। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, कंटेंट तैयार करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना। तो मेरे भाई आप लोग की थोड़े से आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करके दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर कर दिया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी काम करने में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम ये सब करते हैं तो इससे आपको अगर रत्ती भर भी फ़ायदा अगर मिलता होगा मेरे भाई, तो आप सब अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी पूरा करेंगे। चले हम लोग दोस्तों देखते हैं अगला। दोस्तों यहाँ से आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आपको कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये करना है, इससे आपका कुछ जाएगा भी नहीं। यहाँ पर देखें चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है। तो जो चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो यह किस पर आधारित है जो वहाँ पर पूछा गया है। तो यह किस पर है दोस्तों, ओवर प्रोडक्शन यानी अति उत्पादन पर है। यस दोस्तों, जीव जो है अपना जो है संख्या जो बढ़ाते हैं उससे रिलेटेड है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टमेंट एंड वेरिएशन ये भी है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा है दोस्तों, जो आप वातावरण से जो लड़ लिया वही सर्वाइव कर पाएगा, यानी यहाँ पर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग 5वां वाले प्रश्न को। कई बार पूछा गया है, विभिन्न आयोगों में अनगिनत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एक हुए दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने ही एक पुस्तक लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आई थी दोस्तों? 1859 में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने ये बताया कि इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो है कैसे बने, यही चीज़ इन्होंने इस पुस्तक में बताया था, जिनकी 1859 में छपी। तो मैंने पहले बता दिया किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। यहाँ पर आप क्लियर हो गया। तो दोस्तों छठे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये भी यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी कई बार पूछा गया है। ये जैव विकास, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला जाता है, तो जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अवधारणा को यानी कंसेप्ट को सर्वप्रथम संगत रूप से किसने समझाया था? तो किसने समझाया था दोस्तों? यह लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप यहाँ इन्होंने ये बताया था जैव विकास एवोल्यूशन यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था दोस्तों कि समय के साथ जीवों में जो क्रमिक रूप से यानी धीरे धीरे जो बदलाव आता है वो कैसे आता है, यही चीज़ इसमें इन्होंने बताया था। अगर आप याद करना चाहते हैं छोटा मोटा ट्रिक से, तो इवोल्यूशन, ल से लूशन और ल से लैमार्क, तो आप यहाँ एल याद रखे रहेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा जैव विकास, इवोल्यूशन, लैमार्क। आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है ये भी बहुत बार जो पूछे गए हैं, उन्हीं से आपको मैं टच कराना चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि कहां से प्रश्न बनते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन थ्योरी बोला जाता है, तो इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी जब जीन में एकाएक जो बदलाव आता है जीवन में, तो जीवों में जब बदलाव आता है उनके जीन में, तो कैसे दोस्तों उनमें विविधता पाई जाती है, तो वही चीज़ इन्होंने इसमें बताया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो कहाँ है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर देखें तो आपसे 8वें वाले में पूछा जा रहा है लहसुन में जो गंध आती है, विशिष्ट तीखी गंध आती है, तो वह जिसे हम लोग पंजेंट स्मेल बोलते हैं इंग्लिश में, पूछा गया है कई बार इसका इंग्लिश में कि पंजेंट स्मेल जो है क्या है, तो इसका कारण क्या होता है? लहसुन में जो तीखी गंध आती है उसका कारण क्या है? तो दोस्तों ल से लहसुन, स से सल्फर, तो याद रखे रहेंगे, छोटा मोटा ऐसे कनेक्शन बनाए रहेंगे तो याद रहेगा। सल्फर यानी सल्फाइड यौगिक पाया जाता है लहसुन में, तो ये हो जाएगा आपसे। और अगर प्याज का पूछे तो प्याज का भी हम आपको दे दिए हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। प्याज के छिलके उतारते समय या काटते समय आँखों में जो आंसू आ जाते हैं, मुख्य रूप से उसमें कौन सा रासायनिक कारण यानी केमिकल कारण उसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आप ऐसे ट्रिक आ सकते हैं। आप लोग जानते हैं प्याज अगर निकोलोगे तो सिर्फ छिलका ही निकलेगा, यानी छिलका निकले का मतलब उसमें परत ही परत निकलती जाएगी। तो आँखों में ये रासायनिक सल्फेनिक, तो यहाँ पर आपसे क्या हो जाएगा? सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कौन पूछा जाए? छिलके उतारते समय आँखों में आंसू हो जाते हैं, तो सल्फेनिक एसिड के कारण होता है। इसको ध्यान में रखे रहेंगे ऐसे। तो आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर याद रखे रहेंगे लहसुन प्याज दोनों का कई बार पूछा गया है। पादप के जीवन चक्र, जो प्लांट, पादप का इंग्लिश मतलब प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो मेरे भाई उनका जीवन चक्र कैसे चलता है? एक पीढ़ी आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, कैसे चलता है? यानी पुष्प के माध्यम से। यही में उनमें दोस्तों जो होता है वहाँ पर, वही में जो मेल फीमेल होते हैं यहाँ पर, इसी में जो उनकी प्रक्रिया होती है यहाँ पर, तो इसी से उनकी जो है पीढ़ी आगे चलती है, जीवन चक्र चलता रहता है यहाँ पर, आप लोग जानते हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखे कह रहे हैं मिर्च वाला भी यहाँ पर हमने डाला है। मिर्च में जो तीखापन होता है या चरपराहट होता है, तो वो किसके कारण यहाँ पर होता है? तो हम लोग जैसे ही मिर्च खाते हैं सी करने लगते हैं, तो सी मतलब कैप्सिसिन, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे, मिर्च खाते हैं हम लोग सी करने लगते हैं, तो सी में है। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं तो कैरोटीन वगैरह, तो ये विटामिन है जो गाजर वगैरह में पाई जाती है। और यहाँ पर अभी लाइकोपिन से रिलेटेड आएगा आपको प्रश्न जानने को। यहाँ देखें रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर कॉमर्स का निर्माण करता है? तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है यहाँ पर प्यूपा, यहाँ पर प्यूपा अवस्था में दोस्तों करता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अवस्था में करता है, तो प्यूपा अवस्था में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखें तो कह रहे हैं व्यावसायिक रूप से पाले जाने वाले रेशम कीट जो होते हैं, जो हम लोग कॉमर्शियली
यानी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से। जो रेशम कीट हम लोग पालते हैं मुख्य रूप से किस पौधे की पत्तियों पर वो दोस्तों होता है, तो जानते हैं आप लोग शहतूत की पत्तियों पर दोस्तों, वही उसे खाते हैं, उसी से उनका जो है उस पर उनकी वृद्धि होती है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो कह रहे हैं कीटों जो इंसेक्ट्स होते हैं कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो कीटों से यानी इंसेक्ट से प्राप्त नहीं होता है, तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं रेशम भी कीटों से पाए जाते हैं, इनका भी कीटों से ही इनका उत्पादन होता है। शहद, मधुमक्खी ये भी दोस्तों एक तरह की कीट ही है जिन्हें सामाजिक कीट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है सामाजिक कीट किसे कहा जाता है, जैसे मानव में समाज होते हैं ऐसे मधुमक्खियों में भी समाज होते हैं, तो शहद मधुमक्खी से ही होता है। लाख भी आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसको भी यहाँ पर है। लेकिन मोती दोस्तों यह कीटों से नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा, यह कीटों से नहीं पाई जाती है। आगे अगर चले हम लोग देखें 15 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं वृद्धावस्था एवं जीर्णता यानी एगनिंग प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है, बुढ़ापा अवस्था के बारे में बात की जा रही है। जैविक अध्ययन विज्ञान संबंधित क्या कहा जाता है, यानी जो बुढ़ापा अवस्था का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, तो जीरोंटोलॉजी कहते हैं, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि आखिर जो बुढ़ापा आता है वो ऐसी शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या ऐसी होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से ये परिवर्तन होता है, तो यही है उसमें जानते रहेंगे जीरोंटोलॉजी। ऐसे याद कर सकते हैं वृद्धावस्था में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, जीरो काम का रह जाता है, यानी किसी काम का नहीं रह जाता, इसका मतलब जीरो काम का रह जाता है। तो यहाँ से आप जीरो याद कर लेंगे यानी बुढ़ापा, तो ऐसे आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ देखें आपसे पूछा जा रहा है यह पेडोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे एक पेडोलॉजी जो टीचिंग एग्जाम तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो दोस्तों उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो पेडोगॉगी करके होता है, वो पेडोगॉगी करके होता है जिसका मतलब होता है पढ़ाने की विधि यानी शिक्षा शास्त्र, लेकिन ये पेडोलॉजी है, इसका मतलब मिट्टी होता है। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का मतलब, पेडोलॉजी का मतलब आप जानते रहेंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे कहाँ ये मिट्टी का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे अगर चले हम लोग देखते जाएं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं मानव शरीर की अस्थियां यानी उनकी जो हड्डियां होती हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है किस शाखा के तहत, दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो ऑरिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑरिस्टोलॉजी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ओरोलॉजी कह जाते हैं, यहाँ पर्वतों का जो अध्ययन होता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसके ऑप्शन को हम क्लियर कर देते हैं, तो ये पर्वतों का जो अध्ययन किया जाता है ये ओरोलॉजी। यहाँ पर जो आपसे यहाँ पर दिया है यहाँ पर सोरोलॉजी के बारे में दिया है दोस्तों, तो ये सोरोलॉजी का मतलब और यहाँ आप देखेंगे सेरोलॉजी। सेरोलॉजी दोस्तों किस पे होता है दोस्तों, ये जो ब्लड सीरम से संबंधित होता है उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो ब्लड सीरम होता है तो उससे संबंधित जो अध्ययन होता है। और जियोलॉजी, नाम में ही जियो है, तो जियो मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो उससे संबंधित है। तो याद रखे रहेंगे, कहीं से भी प्रश्न बना देगा। आगे अगर हम लोग देखें तो अनुवांशिकी दिया है, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मेरे भाई इसमें जो अध्ययन किया जाता है तो इसमें आपसे अनुवांशिकता के विभिन्न, यहाँ पर मेंडल के पृथक्करण नियम का ये तो नहीं होगा, किसका अध्ययन किया जाता है, जैव विकास के ऐतिहासिक अनुक्रम का ये भी नहीं होगा, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का यहाँ पर इसका किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं 19 वाले प्रश्न में है तो ये सरल, लेकिन कई तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो जोड़ों के रूप में पूछे तो आप 23 जोड़ा बता देना, संख्या के रूप में पूछे तो आप 46 बता देना।
तो यानी जोड़ा के रूप में 23, संख्या के रूप में 46 होते हैं। इसमें जब कम ज़्यादा कहीं हो जाता है तो वही बॉडी में डिसऑर्डर आ जाती है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना। और आप लोग जानते हैं कि जो हमें आधा जो है, इसमें एक जोड़ा हमें माता से मिलता है और एक जोड़ा पिता से मिलता है, आप लोग ये जानते हैं। और 22 गुणसूत्र जो माता का होता है, 22 गुणसूत्र पिता का होता है, ये सेम होता है महिला पुरुष दोनों में। और माता पिता का जो 23वां गुणसूत्र होता है तो वो क्या करता है कि उसी से लड़का होगा कि लड़की, यही वहाँ पर डिसाइड करता है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ जीवधारियों में अत्यधिक जैव विविधता उत्पन्न होने का क्या कारण है। जीवधारी जो होते हैं उनमें जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, तो उसका मुख्य कारण यहाँ पर क्या होता है, तो उत्परिवर्तनवाद यही होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने इसके जो है सिद्धांत दिया था। तो इसमें क्या है कि जब उनके जीन में अचानक तेज़ी से बदलाव आता है जीवों में, और स्थिर बदलाव आता है तेज़ी से, तो वही दोस्तों उनमें विविधता आने लगती है, बायोडाइवर्सिटी हो जाती है उसमें। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत सीरियसली देखिएगा। सेक्स हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? बंदर में भी पाया जाता है, चीता में भी पाया जाता है, तितली में भी पाया जाता है, लेकिन छिपकली में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों जैसे मानव में सेक्स हार्मोन पाया जाता है, तो दोस्तों लेकिन ये छिपकली में दोस्तों वो सेक्स हार्मोन नहीं पाया जाता है। कई सारे सांप होते हैं उनमें भी सेक्स हार्मोन नहीं पाया जाता है। उनमें जो डिसाइड होता है कि वो मेल होगा फीमेल होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वातावरण पर, तो यहाँ से वो उनमें पाया नहीं जाता है। ध्यान रखें रहेंगे इस बात को। यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से प्रमुख संरचना के कारण भिन्न होते हैं, यानी पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं और जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से किस रूप में भिन्न हैं। तो मेरे भाई, पौधों में दोस्तों कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है और जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। यही है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सेलुलोज की निर्मित जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अभी पूछा जाता है किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति के कारण ऐसा उसमें अलग अलग उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अंतर होता है और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। आगे अगर हम लोग चले, यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं, वही पूरा वहाँ से एनर्जी वहाँ पर सप्लाई करता है। तो ये चीज़ हो गया, सरल सा है, कई बार पूछा गया है। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो दोस्तों आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जो आपको लिखा है, तो इंग्लिश जहाँ थोड़ा टेक्निकल वर्ड आए आप इंग्लिश वाले को भी देख लीजिएगा। फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यहाँ पर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, यानी आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो उसे जीन कहा जाता है। तो आप लोग बड़ा कन्फ्यूजन होंगे कि सर ये जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, हम परेशान हो जाते हैं क्या है। तो ये कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग बिस्किट लिए, तो ये बिस्किट मान लीजिए है, ये बिस्किट क्या हो गया, आपका जीन हो गया। यही तय करता है कि जो जीव कैसा पैदा होगा, लंबा, छोटा, नाटा, गोरा कैसा होगा। यही जीन एक फंक्शनल है, इसीलिए कहा जाता है फंक्शनल होता है। तो ये बिस्किट मान लीजिए है, और बिस्किट एक पैकेट में बंद होता है। वो पैकेट क्या हो गया आपका, यानी यहाँ पर जो बिस्किट है यह जीन हो गया, बिस्किट जीन हो गया। और ये जो पूरा पैकेट यानी कई सारे जीन को मिलाकर एक जो संगठित किया जाता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डीएनए हो गया, वो डीएनए हो गया। और उसके बाद आप लोग जानते हैं एक बड़ा सा कंटेनर आता है, उसमें बहुत सारे बिस्किट के पैकेट रखे होते हैं। आप जो किराना वाले दुकान के होंगे जानते होंगे, देखे होंगे, बड़ा सा कार्टून आता है, इसमें बिस्किट के बहुत सारे पैकेट रखे होते हैं। तो ये बड़ा वाला डिब्बा को क्या कहेंगे, तो इसको बड़े वाले डिब्बा को क्या कहेंगे, इसे क्रोमोसोम कहेंगे, यानी गुणसूत्र कहेंगे। तो याद आ गया, क्रोमोसोम क्या हो गया, बड़ा वाला जो कंटेनर है, और जीन क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया, वो बिस्कुट का जो पैकेट है, और जीन क्या हो गया, इस पैकेट में जो बिस्किट भरे हैं वो जीन हो गया। तो इतना अंतर याद करे रहेंगे। आगे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि आनुवांशिकता में प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये एक बड़ा प्रश्न होता है, कई बार ये पूछा गया है कि आखिर ये जंपिंग जीन क्या होता है,
जिसे इंग्लिश वाले में तो ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसके हिंदी में तो आप ऐसे जो टर्म आए तो आप इसका इंग्लिश वाले पर ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जंपिंग जीन, ये आखिर ये होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए ये कि आखिर ये जंपिंग जीन क्या होता है। तो देखें, ये मेंडल ने तो नहीं किया था, इनको तो पहले हटा दिए, मटर वाला प्रयोग किए, ऐसे वैसे किए, तो इनको तो आप पहले एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तब उस समय यहाँ पर ये कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाटसन और क्रिक तो आप जानते हैं, ये जीन की जो डबल हेलिकल संरचना इन्होंने दिया था ये भी हटा दोगे, मार्गन साहब को हटा दोगे। तो यहाँ पर यही आपको बचता है मैक्लिंटॉक। तो दोस्तों इन्होंने ही जंपिंग जीन के बारे में बताया था यहाँ पर, तो समझ गए होंगे आप। तो आखिर जंपिंग जीन क्या होता है, ये कई बार आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि आखिर ये जंपिंग जीन जो होता है ये क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जब भी आपसे ये पूछे कि आखिर जंपिंग जीन क्या होता है, अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर ये जंपिंग जीन क्या होता है। तो दोस्तों जंपिंग जीन डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा होता है, सीक्वेंस होता है जो जीनोम के अंदर अपनी जगह बदल देता है। तो वही दोस्तों यह होता है। तो जगह बदलना एक समझ लेकर दीजिए, यानी जंप कर देगा, जगह बदल देना, यही होता है जीन द्वारा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीएनए की रासायनिक संरचना में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो डीएनए की जो रासायनिक संरचना होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात जहाँ होती है, वहाँ पर कौन सी शर्करा यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों ग्लूकोज क्या पाई जाती है, नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर करो, रटो नहीं। क्या फ्रक्टोज पाई जाती है, नहीं। राइबोस पाई जाती है, तो दोस्तों यह तो आरएनए में पाई जाती है। नाम से याद रखो ना, डीएनए, डी मतलब डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड यहाँ पर। और जो यहाँ पर ये है आरएनए में, तो यहाँ पर ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करता है, यानी यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा यहाँ पर। तो आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप निकल कर आएगा यहाँ पर ये सब चीज़ें। कह रहे हैं मानव शरीर के जो वक्षीय पिंजड़े में पसलियों की कुल कितनी जोड़ी होती है। पसलियों को कुल कितनी जोड़ी होती है दोस्तों, 24 होती हैं संख्या में। जोड़ी की पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा, याद रखे रहेंगे हमारी पसलियों में। अगर हम लोग यहाँ देखें 28 में, तो शल्य क्रिया यानी सर्जरी में आर्थोप्लास्टी जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। तो आर्थोप्लास्टी में होता है दोस्तों जो हमारे जोड़ होते हैं, यहाँ पर जॉइंट होते हैं, यानी कुल्हे जिसे कहते हैं, उसका दोस्तों रिप्लेसमेंट होता है। जब हमारा कुल्हड़ जाम हो जाता है, चल फिर हम नहीं पाते हैं अपनी एक अवस्था में, तो दोस्तों उसका जो है एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है सर्जरी के माध्यम से। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा दी जाती है और आप अच्छे से चलने फिरने लगते हैं, मुड़ने उड़ने लगता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29 वाला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई तरह से पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। कह रहे हैं मानव कंकाल में जो हड्डियां हमारी होती हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जो जुड़ती है, तो जोड़ने वाले ऊतक को, टिश्यू को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हड्डी यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको दिमाग में रखिएगा। हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं। जब बोन से कौन जोड़ता है दोस्तों, तो हड्डी बोन टू बोन कौन होता है, वो लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट होता है, जिसे हम लोग स्नायु भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। अब बात आती है कि ये आखिर कंडारा यानी टेंडन क्या होता है। तो टेंडन क्या होता है दोस्तों, ये आपकी मसल्स को बोन से जोड़ता है, यानी बोन टू मसल्स, ये आपका कंडारा यानी टेंडन जोड़ता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर जो उपास्थि दिया है, उपास्थि ये किससे जोड़ती है दोस्तों, तो एक दोस्तों फर्म होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये एक जॉइंट वगैरह में दोस्तों ये होता है। तो यहाँ पर इसी दोनों से ज़्यादा पूछा जाता है कि टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं। आगे चलें, अगर हम लोग देखें यहाँ पर नाखून एवं बाल काटने समय जो दर्द नहीं होता है, आखिर क्या होता है दोस्तों, ये क्यों नहीं होता है दर्द, क्योंकि दोस्तों यह तो कोशिका होती है लेकिन मृत कोशिका होती है, तो इसमें मृत कोशिकाओं के कारण इसमें जो है दर्द नहीं होता है। जब भी आए तो आप ऐसे ही बताइएगा। तो ये मृत कोशिका यहाँ पर इसकी बने होते हैं और जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी रक्त नहीं तोड़ता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होते हैं। तो आपसे इससे रिलेटेड और प्रश्न बन सकते हैं कि आखिर मृत कोशिका की खोज किसने किया था। जब भी आपसे पूछे तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप रॉबर्ट को बताएंगे। रॉबर्ट ने ही मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किया था, फिर उसके 8-10 साल बाद जीवित कोशिका की खोज हुई थी।
आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो कह रहे हैं मानव शरीर में बोन्स यानी हड्डी एवं दांत निर्माण के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है। तो हड्डी और दांत वगैरह के लिए दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर सोडियम नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पर ये कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। दांत और हड्डी की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ देखें तो कह रहे हैं कृषि में धान फसल के लिए जैविक उर्वरक कौन प्रयुक्त होता है। जो कृषि में धान के लिए एक जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर कौन प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो वो एजोला होता है। एजोला एवं नीलहरी शैवाल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा, एजोला। तो आपके यहाँ भी धान का बीज जब डाला जाता होगा तो झोला में भर के लाया जाता होगा, तो धान एजोला, एजोला से झोला, ऐसे आप कनेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो आपसे एजोला जो होता है ये धान में दोस्तों बड़ा कारगर होता है। ये 35 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन सा जीव नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपका नोस्टॉक भी होता है, एनाबेना भी होता है, एजोबैक्टर भी होता है, लेकिन माइकोराइजा नहीं होता है। यह दोस्तों पौधों की जड़ों में एक पाया जाने वाला फंगी होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम नहीं करता है। आगे चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसको दोस्तों मिट्टी में लाने का काम करता है, ये होता है यहाँ। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या 34 वाले को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने यानी विघटित करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन होता है। तो दोस्तों आप लोग तो पता चल गया होगा आपको, यहाँ लेटेक्स तो पक्का नहीं होगा ये, और यूरियस तो ये पक्का नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन या तो इसमें होगा या तो इसमें, तो जाइमेज तो यहाँ होगा नहीं। फिर उसके बाद कौन बचता है, ये पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है दोस्तों, यही प्रोटीनों को पचाने के लिए उनको जो है एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर कई जगह आपको प्रोटीन पेप्सिन अगर न दिखे तो पेप्सिन की जगह ट्रिप्सिन होगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो है ये आंतों में प्रोटीन को तोड़ता है जो ट्रिप्सिन होता है, लेकिन यहाँ पर पेप्सिन है तो पेप्सिन ही होगा। आगे अगर हम लोग चले देखें तो यहाँ आपसे सुमेलित करने के लिए दिया है, हालांकि ये थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया है। सूची 1 सूची 2 है, तो सूची 1 यहाँ है, सूची 2 यहाँ है। तो टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अभी मैंने बताया प्रोटीन का पाचन ये कहाँ होता है, पेप्सिन में जस्ट अभी बताया। तो आपका इसका मतलब बी वाला 2 पे चला जाएगा। बी वाला 2 पर कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये तो गए। अब दोस्तों क्या होगा आपका यहाँ पर, तो अब आपका ये वाला अब यहाँ पर जो आपका टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, ये पेशियों के संकुचन में काम करता है। जब महिलाएं प्रसव के दौरान उनको बच्चा पैदा करवाने के लिए हॉस्पिटल में ऐसा करते हैं, को संकुचन उसमें हो तो जो है दोस्तों बच्चा पैदा होने में आसानी होता है। तो ये यानी डी वाला आपके 4 पे चला जाएगा। डी वाला 4 पे कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला है ये 2 पर जाएगा। ये बी वाला 2 पर तो है हमारा, ए वाला 1 पर जाएगा, यानी टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। और यहाँ पर सी वाला जो है 3 पे जाएगा, और ये 3 पे जाएगा, यानी रेनिन दूध के पाचन से रिलेटेड होता है। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखें यहाँ उसी से रिलेटेड ये भी है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरोटीन दिया है, पेप्सिन दिया है, और टेस्टोरॉन दिया है, और किरेटिन दिया है। तो मेरे भाई पेप्सिन अभी हमने बताया दोस्तों, यह एक तरह का हार्मोन होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। जस्ट अभी बात हुई है, 2 बार हो चुका। तो बी वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 2 पर यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे आप, कैरोटीन क्या होता है दोस्तों, विटामिन होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये विटामिन होता है एक, तो ए वाला 1 पर जाएगा। तो ए वाला 1 पर यहाँ नहीं है तो ये गया, तो यही वाला बचा आपका, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। और बाकी टेस्टोस्टेरोन के बारे में आप लोग जानते हैं, हार्मोन होता है जो पुरुषों में पाया जाता है, और प्रोस्टेरोन तो महिलाओं में पाया जाता है। क्लियर हो गया सब। आगे प्रश्न संख्या हम लोग 37 वाले को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर देखेंगे आपको दिया है द्राक्षा शर्करा। द्राक्षा शर्करा को इंग्लिश में ग्रेप्स शुगर यानी अंगूर वाले जो बात की जा रही है, ग्रेप।
और फल शर्करा, दुग्ध शर्करा और साधारण चीनी। शर्करा का मतलब चीनी ही होता है। तो यहाँ पर दुग्ध शर्करा में क्या पाया जाता है दोस्तों? लैक्टोज। दूध शर्करा से संबंधित कौन होता है? लैक्टोज होता है। ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और फल से फल, फल से फ्रैक्टोज, ये वाला यहाँ, ये दोनों तो एकदम क्लियर है। तो यानी बी वाला 2 पर जाएगा हमारा। बी वाला 2 पर कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। सी वाला 3 पे जाएगा। सी वाला 3 पे कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। तो ए वाला हो जाएगा, यानी द्राक्षा शर्करा हमारा ये ग्लूकोज से संबंधित हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। और बी वाला तो क्लियर हो ही गया। और डी वाला हमारा 4 पे जाएगा, तो यानी साधारण चीनी सुक्रोज से आ जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन से संबंधित तीव्र करने वाला पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो पौधों में दोस्तों एक हार्मोन्स पाया जाता है, साइटोकाइनिन। ये क्या काम करता है? पौधों में वृद्धि जो होती है वो इसी के कारण होती है, साइटोकाइनिन के ही कारण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 39 को देखें तो कई बार ये पूछा गया है आपसे, कह रहे हैं पादपों में सूखा सहिष्णुता यानी सूखा से बचने के लिए यह एक हार्मोन उत्पन्न करते हैं जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो यह इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों एब्सिसिक एसिड है। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है कि जब पौधों में जब भी सूखा आ जाता है तो यही हार्मोन वहाँ पर रिलीज़ करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देता है। ये एब्सिसिक यानी क्या करता है? ऐसे भी पूछा जाता है पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक, और उनको बढ़ाने वाला, कहीं अगर अत्यधिक लचीले पानी वाले एरिया में उग जाते हैं तो ये वाला ज़्यादा उनमें हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, जिबरलिन, या उनको बढ़ाने लगता है। तो नाम ऐसे देखिए ना, ट्रिक से देखिए। एब्सिसिक यानी उनको सीसी में बंद कर दिया गया, अब वो नहीं बढ़ेंगे। जिबरलिन यानी ज़बरदस्ती उनको तान के बढ़ाया जाता है, यानी ये बढ़ाने वाला है और ये रोकने वाला है। यहाँ ये हो जाएगा। और साइटोकाइनिन तो कोशिका भी विभाजन करता है, उनमें तमाम तरह की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो उससे रिलेटेड है। आगे चले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो गैसीय अवस्था में यानी गैसियस स्टेट में पाए जाने वाला प्राकृतिक पादप हार्मोन कौन होता है? तो दोस्तों ये एथिलीन होता है, जो पौधों के फलों को पकाने का काम करती है। यहाँ पर यही हो जाएगा CH, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड। आगे चले यहाँ पर ये RO में भी पूछा गया था। यहाँ कह रहे हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए व्यावसायिक रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वही जो मैंने बताया, एथिलीन का। यहाँ से अगर हम लोग देखें, समुद्री खरपतवार किस तत्व का समृद्ध स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार किस तत्व का समृद्ध स्रोत है? तो मेरे भाई वही आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखें, प्रसिद्ध कीमती मसाला केसर किस भाग से पाता है दोस्तों? तो केसर दो होता है जो पौधों के वर्तिकाग्र से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। केसर के बारे में सैफ्रॉन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आगे अगर देखें तो रसोई में प्रयुक्त होने वाली जो हींग होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों वह एक पौधा होता है, उस पौधे की जड़ में से गूदे निकाला जाता है, उसी से होता है, यानी पौधों के तने यानी उसे पौधों की जड़ से संबंधित होता है। तो यानी यहाँ पर लेटेक्स से तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, ये तो वहाँ पर जो वो होता है ये हो जाएगा, तो ये तो पक्का नहीं होगा। यानी तना से भी नहीं होगा, फलों के गूदे से। तो यहाँ फलों के गूदे से हो जाएगा, उनकी तनों में दोस्तों, जड़ों में एक गूदा जो होता है उसी से ये बनाया जाता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो 45 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है वही मिलाने से संबंधित है, सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर एक अफीम दिया है जो फलों से, बीजों से प्राप्त होता है। हींग आप लोग जानते हैं अभी जड़ों से प्राप्त होता है। रबर यानी उनके जो लेटेक्स से होता है, तना से। कुनैन देख लेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर देखें अफीम अधपका फल जो होता है उससे संबंधित है, तो यानी ए वाला 1 पर जाएगा। तो ए वाला 1 पर कहाँ नहीं है? इन सब पे नहीं है, तो यही हो जाएगा। और हींग तो अभी हम लोग देख लिए, जो जड़ से होता है, यहाँ पर जो जड़ से। और रबर तो दोस्तों आप लोग जानते हैं लेटेक्स से, और कुनैन जो है छाल से। दोस्तों यहाँ पर सब सही है हमारा। तो कह रहे हैं लौंग को पौधे, जो लौंग होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं न कहीं, कक्षा 8 में ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ये लोग फूलों के जो सूखी कलियां होती हैं ये उसी से प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ड्राई फ्लावर बड से।
आगे अगर देखें तो कह रहे हैं अफीम यानी ओपियम मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग जानते हैं अधपके फल जो होते हैं वो उससे जो है उससे प्राप्त होते हैं, अधपके फल से। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है दर्द निवारक जो एक तरह की जो दवा होती है मॉर्फिन, वह किससे प्राप्त होता है, तो वही पोस्ता के फल से, अफीम वाले मटेरियल से। यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कह रहे हैं मादक औषधि यानी जो हेरोइन होती है, वह हीरोइन नहीं हेरोइन की बात की जा रहा है, तो यह किससे संश्लेषित यानी किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम यानी पोस्ता यानी मॉर्फिन के स्थिरीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, खास करके जो चिकित्सा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह दबा कर पूछा जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए प्रसिद्ध औषधि जो होती है आप लोग जानते हैं कुनैन होती है। यह सिनकोना के पौधों से प्राप्त होती है। किस भाग से प्राप्त होती है, तो वह सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है, उसके याद हो जाएगा आपको। आगे अगर देखें तो मलेरिया के निदान के लिए जो आर्टीथर नामक औषधि जो होती है उसका स्रोत क्या होता है, तो वह आर्टीमिया, तो उसका इसी से नाम होता है आर्टीथर, आर्टीमीसिया। तो यहाँ से आप या कर लेंगे जो एक बीज वाला होता है। आगे देखें अगर हम लोग तो करें खांसी की दवा में प्रयुक्त होने वाला यौगिक नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है। अच्छा हुआ कोडीन नहीं पूछ लिया, इस समय यूपी में खूब कोडीन वाला चर्चा में था। तो नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, तो यह पोस्ता से प्राप्त होता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं अफीम में पाया जाने वाला मुख्य सक्रिय एल्कलॉइड कौन सा होता है, तो मॉर्फिन होता है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। आगे अगर चले अगर हम देखें तो सबसे विशालकाय स्तनपायी यानी स्तनपायी जीव की बात किया जा रहा है, मेमल्स की बात किया जा रहा है। स्तनपायी का मतलब जिसमें रीढ़ भी होता है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो व्हेल जो होती है दोस्तों वही सबसे बड़ा दोस्तों विशालकाय होती है, बहुत भारी होती है। यह जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सॉरी ये नीली व्हेल हो जाएगा यहाँ पर ये। आगे अगर हम लोग देखें तो व्हेल के प्राणी जगत में किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो मैंने पहले बताया दोस्तों, इसे जो है स्तनधारी यानी मैमल्स में दोस्तों इसको वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यह इसमें स्तन पाया जाता है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है ये। आगे अगर देखें तो अंडे देता है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, तो अंडे देने वाले को दोस्तों एडिनिना हम लोग बोलते हैं। तो एकिडीना ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और कंगारू तो आप लोग जानते हैं इमेच्योर बच्चा पैदा करता है और अपने अंदर रखकर उसे मैच्योर करता है। और चमगादड़ की अगर बात पूछे तो यह उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी पंछी है, खूब पूछा जाता है, और यह एक सबसे बड़ा स्तनधारी समुद्री जीव है। आगे अगर हम पढ़ें तो इससे रिलेटेड मैंने और प्रश्न डाले हैं यहाँ पर। डॉल्फिन को किस वर्ग में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, तो डॉल्फिन को ये दोबारा शायद आ गया है स्तनधारी। अगर यहाँ देखें तो उड़ने वाला अद्वितीय जीव एकमात्र स्तनधारी, वही मैंने कहा उड़ने वाला एक ऐसा एकमात्र स्तनधारी वाला जो है कौन सा है, वो चमगादड़ है। यहाँ पर उड़ता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है एकमात्र, लेकिन इसे पंछी वर्ग में नहीं कहा जाता है। तो ये पंछी, लेकिन इसे पंछी वर्ग में नहीं रखा जाता है, इसे स्तनधारियों में रखा जाता है। आगे देखें तो कह रहे हैं कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पंछी वर्ग में शामिल नहीं है, तो वही मैंने बताया अभी चमगादड़ वाला यहाँ हो जाएगा आपका। कई तरह से एक ही प्रश्न आप देखेंगे कई तरह से पूछा जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं समुद्री जीव सील निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है, तो यह जो है स्तनधारी में आता है ये भी। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जायंट पांडा किस जंतु कुल से संबंधित है, तो दोस्तों यह जॉइंट पांडा जो है यह भालू वाले कुल से संबंधित है। जैसे शेर कहा जाता है यह बड़ी कैट है, यानी शेर को बिग कैट, यानी वो बिल्ली की ही प्रजाति है, बिल्ली वाले वर्ग से ही आता है। तो उसी तरह से ये जॉइंट पांडा जो है ये, तो ये भालू कुल से आता है। और जो सर्कस वगैरह में भालू होता है वो क्या होता है, रीछ उसे बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। ऑक्टोपस जगत के किस संघ के, ऑक्टोपस जो होता है वो प्राणी जगत के किस संघ का सदस्य है, तो यह मोलस्का संबंधित आता है, मृदु कवची। इस पर एक कवच होता है सुरक्षा के लिए, आप लोग जानते हैं। कुछ वही आप लोग देखे होंगे गांव में ना, तो वही उसी तरह से। तो विश्व का सबसे बड़ा अकशेरुकीय
जीव, अकशेरुकी जीव की बात किया जा रहा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों उसमें? तो ये जॉइंट हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है, लगभग 500 किलो इसका वजन होता है। आगे देखें तो टिक और माइट वास्तव में किस वर्ग के जीव हैं? टिक और माइट यहाँ पर जो दिया गया है किस वर्ग से संबंधित है ये? तो ये मकड़ी वंश से आते हैं दोस्तों, ये आर्किनिड्स वर्ग से आ जाते हैं यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो जुगनू, आप लोग देखते होंगे रात में ये कि चमकते हैं। तो ये विशेष प्रकार के दोस्तों ये क्या करते हैं कि एंजाइम छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन में उसका जैसे संपर्क होता है तो चमक उठती है। तो यहाँ पर हम लोग खूब पकड़ते थे बचपन में इसको। तो ये ल्यूसीफेरिन नाम के एंजाइम जो होता है उन्होंने छोड़ती है। आगे अगर हम लोग देखें तो रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन क्या कहा जाता है? जो कॉमर्शियली रेशम के कीड़ों को जो पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रेशम से क्या होता है? रस्सी बनती है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए सेरी हो जाएगा, सेरी यानी रस्सी, ऐसी इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर कर लेंगे। और एपीकल्चर तो आप लोग जानते ही होंगे। हार्टिकल्चर में यहाँ पर एपीकल्चर में क्या होता है, जैसे एक तरह से मधुमक्खी पालन हो जाता है। आर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर है, इसमें फल और सब्जियां उगाने से संबंधित होता है। और फ्लोरिकल्चर में ये फूल से संबंधित होता है, नाम से ही लग रहा है। आगे चलें अगर हम लोग देखें तो शहद एवं मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो क्या होता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया वो एपीकल्चर से रिलेटेड होता है। और सेरीकल्चर तो रेशम से जस्ट अभी आया था। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से दोस्तों। और सिल्वीकल्चर ये पौधों से, पेड़ पौधों से संबंधित होता है, वैज्ञानिक तरीके से पौधों को उगाना। पीसीकल्चर आ गया है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया पीसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित होता है। ये मछली उत्पादन संबंधित होता है। बाकी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। वर्मी कल्चर मतलब ये कीट से संबंधित होता है दोस्तों, केचुआ वगैरह में आ जाता है ये। तो ये केचुआ से संबंधित होता है, अर्थवर्म जिसे बोला जाता है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जो चीज़ें हम बताने चल रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन में आपको ऑप्शन में जो दिया है उसको समय नहीं खराब करेंगे। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर ये अंगूर उत्पादन से संबंधित आता है, तो ये अंगूर से संबंधित हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर आप देख लिए हैं। सब्जियों का व्यावसायिक खेती जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है? नहीं, फ्लोरिकल्चर तो फूलों को कहा जाता है। पोमोलॉजी कहा जाता है? नहीं, ओलेरीकल्चर कहा जाता है यहाँ पर सब्जियों को व्यावसायिक उत्पादन। आगे अगर हम लोग देखें तो फलों के अध्ययन एवं कृषि विज्ञान की विशिष्ट शाखा को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन एवं कृषि विज्ञान की विशिष्ट शाखा को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है यहाँ पर। पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को। ऑन्थोलॉजी ये साहित्य से संबंधित है। चले हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ से मिलान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। एक तरफ एक सूची है, दूसरी तरफ दूसरी सूची। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है एपीकल्चर, एपीकल्चर अभी बताया मैंने, ये मधुमक्खी संबंधित होता है। सेरीकल्चर यानी रस्सी रेशम से बनती है, ये हो जाएगा। और सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित हो जाता है यहाँ। और विटीकल्चर अंगूर की खेती, यानी डी वाला आपके 4 पे जाएगा। डी वाला 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ए वाला 1 पर आएगा, ए वाला 1 पर दोनों में है। बी वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 2 पर यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा। हवा में पौधों को बिना मिट्टी के जो उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पर सॉरी हवा की बात है ना, तो हवा मतलब एयर यानी एरोपोनिक्स हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में दोस्तों जो पानी में पौधों को उगाया जाता है बिना मिट्टी का, ये हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए और चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मृदा रहित जो पोषक जलीय घोल होता है, यानी बिना मिट्टी के जो पानी के घोल में पौधे उगाया जाता है, वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रो का मतलब पानी ही होता है। और विटीकल्चर तो अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर यानी पौधों से संबंधित होता है यहाँ पर। आगे चले, ये अगला आप देख लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित दिया था, जो आपका पार्ट ए वाला कंप्लीट हो गया है। इसके जस्ट बाद दोस्तों हम लाएंगे आपका दूसरा पार्ट, जो होगा आपको फिजिक्स से संबंधित होगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सब हमने आपको बढ़िया से कवर करा दिया है बायोलॉजी का। अब हम मिलते हैं आपके ये दूसरे वाले प्रैक्टिस टेस्ट में। नमस्कार।